बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना न्याजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। थैंक यू वेरी मच हिना। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से हैं। सुबह हो, नाश्ता हो और चाय ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। चाय से आगाज होता है मेरा। मैं तो कॉफ़ी लवर भी हूँ, लेकिन चाय इतनी ज़रूरी है कि अगर आप नाश्ते में चाय ना पिए तो मेरे तो सर में दर्द होता है। व्हाट अबाउट यू? अच्छा, मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट अ टी लवर, आई एम अ कॉफ़ी लवर, लेकिन चाय भी मुझे पसंद है। आप जितनी मर्जी कॉफ़ी पी लें, लेकिन चाय की तलब वही रहती है। चाय की तलब वही रहती है। और बहुत सारे लोगों का तो ये जो है ना, पाकिस्तान में बहुत फेवरेट मशरूब है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और हर एज ग्रुप के लोग इसको बहुत शौक से पीते हैं। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबका फेवरेट है। और अक्सर तो चाय को जो है वो पेन किलर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। सर में दर्द हो रही है, चाय पी लें। नाश्ता हो, दोपहर हो, शाम हो या रात खाने के बाद कोई बिजनेस मीटिंग हो, कोई बाहर का खाना हो या घर में हो, कोई या प्रेजेंटेशन हो, कोई मेहमान आए हैं, तो पाकिस्तानियों की जो टेबल है हमारी चाय से ही सजती चाय है। चाय के बगैर वो अधूरी है जनाब। अधूरी है। इस वक्त हम टी बैग्स वाली चाय पी रहे हैं, हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी है। इंशाल्लाह हम भी जरूर जाएंगे और ढाबे वाली चाय एंजॉय करेंगे। और जिस तरह से सबा ने चाय बनाई, वो देख के दिल कर रहा था कि फौरन से कोई हमें भी वो चाय पिला दे। भाई सबा इनक्रेडिबल। और अमन का इतना खूबसूरत जेस्चर, जिस तरह से वो दोनों ने टोपियां पहनी हुई थी, इतनी ट्रेडिशनल और एथनिक लुक आ रही थी। भाई थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल जो है ना, एक सुबह सुबह हमारी वंडरफुल। हाँ, इतनी जबरदस्त आप। अच्छा, आपने टी बैग का जिक्र किया है ना, तो चाय की प्रमोशन ने बहुत कर ली। अब जरा सीरियस वाली बात भी कर लेते हैं चाय पे जी। वो ये है कि पाकिस्तान नंबर 1 आ गया है उस लिस्ट पे जो चाय का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। एक गरीब मुल्क भी हैं हम, और चाय हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारी अपनी काश्त है नहीं चाय की। तो हम सालाना कितने अरब की चाय इंपोर्ट करते हैं और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर पर इसका क्या असर पड़ता है। ठीक है। और फिर हमें इंपोर्ट की मद में, चूँकि अब डॉलर भी ऊपर नीचे होता रहता है और प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं, फिर कंपनीज हैं, वो प्राइस हाइक किस तरह आती है, फिर एंड ऑफ कोर्स फिर मार्केट में उसका क्या असर पड़ता है, और एक आम आदमी किस तरह से उससे जो है वो इफेक्ट होता है। एग्जैक्टली। तो इस पे तफसीली एक रिपोर्ट है। चाय पाकिस्तान में हर जगह मकबूल है। गरीब हो या अमीर, सभी का पसंदीदा मशरूब है। घर हो या ऑफिस, दोस्तों की महफिल हो या फिर थकन, बीमार हो या पुरसकून, जो पहला ख्याल जहन में आता है वो यही है, आओ चाय पीते हैं। रिसर्च के मुताबिक सालाना हर पाकिस्तानी 1 किलो चाय इस्तेमाल करता है। 2018 की अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खुराक की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार दुनिया के पहले 10 ममालिक में होता है जो ज्यादा चाय इस्तेमाल करते हैं। माली साल 2021 से 22 में सरकारी बजट दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 84 अरब रुपए कई चाय इस्तेमाल हुई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 13 अरब रुपए से ज्यादा था। शायद यही वजह थी कि हमारे वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम से अपील की कि वो चाय की दरामदात पर खर्च होने वाले ज़र मुबादला के ज़खायर बचाने के लिए दिन में 1 कप चाय कम पीना शुरू कर दे, जिस पर सोशल मीडिया पर बहस का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। सवाल ये है कि चाय की काश्त के लिए मौजूद ज़मीन और मौसम होने के बावजूद पाकिस्तान अब तक चाय की काश्त में खुद कफील क्यों नहीं हो सका, जबकि 60 की दहाई से ही इसके कामयाब तजुर्बे हो चुके हैं। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी इलाके मानसहरा, बटग्राम, एबटाबाद, सवात, कश्मीर और मरी के मुख्तलिफ इलाकों में 1,58,000 एकड़ अराजी पर जमीन मौजूद है, जहां पर चाय की काश्त मुमकिन तौर पर कामयाब हो सकती है। अगर इस सारे रकबे पर चाय की काश्त कर दी जाए तो इस वक्त हम अपनी चाय की दरामद का 45 से 50% तक हासिल कर सकते हैं। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमती सरपरस्ती में दोबारा एक तौसी मंसूबा शुरू किया जाए, जिसके लिए टी बोर्ड कायम करने के अलावा मुनासिब कानून साजी के साथ चीन और दीगर ममालिक जो पाकिस्तान में चाय की काश्त को तौसी देने के लिए संजीदा हैं, उनके इश्तराक से चाय की जरूरत को पूरा करने में खुद कफील हुआ जाए, ताकि हमारे कीमती ज़र मुबादला को चाय की नजर होने से बचाया जा सके।
पाकिस्तानियों का पसंदीदा मशरूब है जनाब चाय, और चाय के बगैर गुजारा भी नहीं है। तो बेसिकली आज चाय पर बात करने का मकसद यही था कि हुकूमती सरपरस्ती में हम ये कोशिश करें कि हम चाय की काश्त में खुद कफील हो। जिस तरह आपने इस रिपोर्ट में भी जाना कि 1,58,000 एकड़ रकबा ऐसा है जहाँ पर चाय काश्त की जा सकती है, और हमारी जो इम्पोर्ट का हजम है उसका 50% हम अपने ही मुल्क में बना सकते हैं। जिस तरह रिपोर्ट में आपने देखा कि 58 अरब रुपए की जनाब हम चाय पी गए पिछले साल। तो बजाय इसके कि हम ये मशवरे दें कि 2 कप की बजाय 1 कप पी ले, या 2 टी बैग्स की बजाय 1 टी बैग वाली चाय पी ले, तो उससे बेहतर ये है कि पाकिस्तान में ही चाय काश्त करने की कोशिश की जाए। बहुत अच्छी बात की है जमील आपने, और आपकी सजेशन जो है आई होप कि वो हमारे जो इदारे हैं वो भी नोट कर लें और इस पर अमल दरामद जो है वो जल्द से जल्द शुरू हो जाए। अरबाब इख्तियार का ये फ़र्ज़ बनता है कि कर्ज़ों तले दबते जा रहे हैं हम पाकिस्तानी कौम जो है, और जब डॉलर प्राइस ऊपर जाती है तो जो हमारा कर्जा है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो अरबाब इख्तियार में जो भी आए या हैं या आएंगे उनका ये फर्ज बनता है कि पाकिस्तानियों की चाय का ख्याल करें। जी चाय की बात हो रही है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जमाइमा खान जो हैं उनकी तरफ चलते हैं। उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एक मिली नगमा पाकिस्तानी मिली नगमा उर्दू में उन्होंने गाया, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्यूट, मुझे ये वीडियो वैसे बहुत क्यूट लगी है, और जिस तरह से उन्होंने क्यूट अंदाज में ये मिली नगमा गुनगुनाया, और फिर उनका ये कहना था कि बच्चों को भी ये गुनगुना कर सुनाती थी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि, और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, टाइम वेस्ट नहीं करते इधर उधर की बातों में ही ना, और सब जल्दी से हम जो है ना लालियां चलते हैं और परिंदा मार्केट की आपको सैर करवाते हैं। खसूसियत क्या है, कितनी पुरानी ये मंडी है, यहाँ पर कौन कौन से परिंदे बिकते हैं, आइए तफसील से जानते हैं। लालिया में अरसा 50 साल से जायद से अपनी नौयत की एक अनोखी परिंदों की मंडी लगाई जाती है। इस मंडी में न सिर्फ लालियां बल्कि मुल्क भर से लोग परिंदों की खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं। मंडी में आला नस्ल के नायाब और मुख्तलिफ इकसाम के कीमती परिंदे लाए जाते हैं, जिनमें मुर्गे, तोते, बतखे, मोर, चकोर, कबूतर और बहुत से परिंदे शामिल हैं। कबूतरबाजी के शौकीन नौजवान और बूढ़े भी ज़माना कदीम की याद को ताज़ा रखते हुए बड़ी तादाद में परिंदों की इस मंडी का रुख करते हैं। इस परिंदा मंडी में आला और नायाब नस्ल के कीमती खूबसूरत कबूतर लाए जाते हैं। कबूतर परवरी का शौक इंतहाई कीमती है। परिंदों की अच्छी देखभाल के साथ साथ बीमारी से महफूज रखने के लिए अद्वियात भी दी जाती हैं। कबूतर वफादार परिंदा होने के नाते ज़माना कदीम में पैगाम रसानी के लिए बेहतरीन जरिया था। महंगे शौक से लुत्फानंदोज होने के लिए कबूतरों के मुकाबलों पर परवाजें भी करवाई जाती हैं। ये थी जनाब खूबसूरत और नायाब परिंदों की मार्केट लालियां, और 50 साल पुरानी ये मार्केट है। और वो तमाम लोग जिनको परिंदे पसंद हैं वो घरों में पालते भी हैं। फैंसी बर्ड्स रखने का बहुत से लोगों को शौक है, आजकल बड़ा पेट्स रखने का जो रुझान है, उसमें फैंसी जो बर्ड्स हैं वो बड़े शौक से लोग रखते हैं। उसकी एक रीज़न ये भी है कि घर में बच्चे बड़े खुश रहते हैं बिल्कुल। और पेट्स में अगर हम लोग बात करें, तोता जो है बहुत सारे लोग घर में रखते हैं, कबूतर फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, तीतर बटेर रखने का भी बहुत सारे लोगों को शौक होता है। और पैरट्स की बात करें, डिफरेंट कलर्स में आते हैं, बहुत खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन आते हैं, फिंचेस आती हैं, लव बर्ड्स आते हैं, बड़े बड़े प्यारे फैंसी बर्ड्स। अच्छा, फिर उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको बीमारियों से बचाना, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो पूरी उनकी वैक्सीनेशन वगैरह कराना। अक्सर लोग जो है वो पेट्स ख़रीद लेते हैं शौक की वजह से, लेकिन उनका उस तरह से ख्याल नहीं रख पाते। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी शौक को जो है वो पालते हैं तो फिर उसको पूरा करें। अगर आपने अपने घर में कोई भी पेट्स रखे हुए हैं तो उनके इमोशंस का भी ख्याल रखें, उनकी सेहत का भी बहुत ख्याल रखें। बहुत अच्छा मैसेज दिया है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर डे है जनाब आज, और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर डे मनाने का मकसद क्या है? बेसिकली हर साल 20 अक्टूबर को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जाता है, जो फ़ज़ाई सफ़र को महफूज रखने के लिए सख्त मेहनत करते हैं। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पेशे के बारे में जानने का भी दिन है। आप हवाई जहाज़ में बैठ कर एक
एक जगह से दूसरी जगह चले जाना हमें इतना आसान लगता है कि शायद पायलट जो है वो जहाज को उड़ा रहा है। हालांकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बगैर जो पायलट है वो बिल्कुल ब्लाइंड है। वो बिल्कुल ब्लाइंड है। उसने लैंड करना है या टेक ऑफ करना है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वही और उसको ये फिजा सारी में गाइड पूरी करते हैं। ट्रैफिक को, एयर ट्रैफिक को मैनेज करना, दूसरे जो प्लेन से कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, कहाँ पे आपने अब टर्न लेना है, और वो रडार पे सारी चीज़ें जो है वो एयर कंट्रोलर के पास अवेलेबल होती हैं। पायलट का डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट होता है इसके साथ, एयर कंट्रोलर के साथ, और इनकी अहमियत को झुटलाया नहीं जा सकता क्योंकि जब हम ज़मीनी रास्तों की बात करते हैं तो हवाई रास्ते भी होते हैं और वहाँ पर ये जो है ना, ये और कहा यह जाता है कि मुश्किल तरीन शोबों में से एक शोबा जो है वो एयर कंट्रोलर की जो जॉब है बहुत टफ होती है और इसमें कोई नेग्लिजेंस का मार्जिन नहीं होता। आपको हर वक्त ऑन टोज रहना पड़ता है, हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है और आपका जो है वो कांटेक्ट थ्रू आउट द फ्लाइट जो है, जब तक आपकी टेक ऑफ होता है, जब तक फ्लाइट जो है वो लैंड करती है, वो बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत आपने मशहूर फ्लाइट थी मलेशियन एयरलाइन की MH370, उसका तैयारा जो था वो एयर कंट्रोलर से उसका कॉन्टैक्ट जो है वो लूज हुआ और अचानक से वो कहीं गुम गया और गायब हो गया और आज तक वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। उस पर बहुत ज़्यादा सर्च ऑपरेशंस भी किए गए, बहुत सारी रिसर्च भी की गई, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं लगाया जा सका कि MH370 की जो फ्लाइट मिसिंग हुई थी वो कहाँ गई, क्योंकि एयर कंट्रोलर से भी उनका राब्ता नहीं हो पाया, जहाँ पर उन्होंने लैंड करना था वहाँ के एयर कंट्रोलर से भी राब्ता नहीं हो पाया। सो इस तरह के भी कुछ वाकयात हो जाते हैं। तो इनकी जो जॉब है, ऐसा भी है ना कि ज़्यादा जो हादसात हैं वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गफलत की वजह से ही होते हैं। ये भी एक चीज़ रिपोर्ट हुई है और दुनिया भर में हर रोज़ एवरी डे तकरीबन 1 लाख फ्लाइट्स हैं जो टेक ऑफ भी करती हैं और लैंड भी करती हैं। तो ये कहा जाता है कि 5 इंतहाई प्रेशर वाले पेशों में से एक है ये पेशा, अगर आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के इस शोबे से मुंसलिक हैं। वैसे तो एंकर्स भी ये कहते हैं कि हमारा बहुत प्रेशर वाला काम है, लेकिन हमसे भी ज़्यादा प्रेशर वाला काम है। और बेसिकली एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एसोसिएशन के बैनुल अक़वामी फेडरेशन के अरकान फ़ज़ाई हिफाजत को बेहतर बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करने के लिए इकट्ठे होते हैं और हौसला अफजाई करने और बेहतरीन काम करने पर उनका शुक्रिया अदा करने का भी ये दिन है। तो जनाब हम भी उनको थैंक्स बोलना चाहते हैं। भाई आप लोगों की वजह से ही हम फिजा में महफूज सफ़र कर पाते हैं और अपने प्यारों से जो है वो मिल पाते हैं। सो आपकी अहमियत को झुटलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, और हम आपको भूले भी नहीं। ये डे मनाया जा रहा है और हम भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। अच्छा जी, तो एक पहेली भी थी वैसे, लेकिन ब्रेक नहीं लेनी अभी हमने। प्रोड्यूसर साहब बता दें ब्रेक लेनी है या पहले? एक पहेली थी ना जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, तो वो लास्ट मोमेंट पे पता नहीं क्यों उसको स्किप कर दिया गया। प्रोड्यूसर साहब क्यों स्किप किया था? चले आप पूछ लें, फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में मुझे सोचने का मार्जिन मिल जाएगा। अच्छा जी, पहेली ये है ही ना, मैंने लिखी चूंकि इसलिए कि ताकि वर्ड टू वर्ड में आपको। बंदर ने जंगल में लतीफ़ा सुनाया, सब जानवर बहुत हंसे लेकिन गधा खामोश रहा, लेकिन अगले दिन वो हंसा जबकि बाकी सब खामोश थे। ऐसा क्यों? क्योंकि गधे को लेट समझ पड़ी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। मुझे इसका जवाब आज ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं जी। समझे तो सही कि पहेली है क्या। एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान और अभी हम बात करेंगे एशियाई तरक्याती बैंक की। पाकिस्तान के शहरी इलाकों में वर्किंग वुमेन पर रिपोर्ट जारी कर दी गई है। जनाब, पाकिस्तानी खवातीन की काम करने की शरह एशिया में सबसे कम है। क्यों कम है, इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, ये रिपोर्ट जानते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन का पाकिस्तानी लेबर फोर्स में हिस्सा सिर्फ 22% है। खवातीन में मुलाजमत इख्तियार न करने की सबसे बड़ी वजह महफूज ट्रांसपोर्ट की सहूलत ना होना है। आदाद शुमार के मुताबिक 60% खवातीन तालीम, 22% सेहत और दीगर सोशल शोबों में काम कर रही हैं। टीचिंग का शोबा पहले, ब्यूटिशियन दूसरे, जबकि डॉक्टर्स और नर्सिंग तीसरे नंबर पर है। बहुत कम खवातीन मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एडमिन या ऑपरेशंस ऑफिसर और क्लर्क हैं। सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स, IT, इलेक्ट्रीशियन और दीगर टेक्निकल कामों में खवातीन काम नहीं करती।
खवातीन को मियारी ट्रांसपोर्ट, नौकरी के मुनासिब औकातकार, अलहदा बाथरूम्स, इबादतगाह और बच्चों की निगरानी की सहूलत फराहम करने से बेहतरी आ सकती है और तालीम याफ्ता खवातीन को काम की तरफ राग़िब किया जा सकता है। आमिर सियाल, सुनो टीवी, इस्लामाबाद। व्यूअर्स, तफसीली रिपोर्ट आपने देखी और अब इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ह्यूमन राइट्स डिफेंडर जन्नत फजल साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जी जन्नत साहिबा, बताइएगा कि हमारे यहाँ इतना पोटेंशियल है, ख़वातीन बहुत कुछ करना चाहती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल है और NGOs भी बनाई जाती हैं जो कि उनके राइट्स के लिए काम कर रही हैं, लेकिन उस तरह से प्रैक्टिकलिटी नहीं है। हमें देखने में क्यों नहीं नज़र आता और वेमेन एम्पावरमेंट इतनी वीक क्यों है? थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहले तो देखिए, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हम जिस माशरे में रहते हैं वो एक पदरशाही निज़ाम को फॉलो करता है। तो जहाँ पदरशाही निज़ाम होता है वहाँ औरतों के पास घरों में इतनी आज़ादी नहीं होती है और अगर घरों में सेफ्टी भी नहीं है और आज़ादी नहीं है और जब वो बाहर निकलती हैं तो तब भी उनको बाहर सेफ्टी, जैसे अभी रिपोर्ट में बताया गया कि वो सेफ्टी नहीं है, जहाँ पे उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, कम्यूट की ऑप्शंस नहीं है, उनको घर भी देखना है, उनको बच्चों को भी देखना है, उनको अगर काम भी देखना है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब उनके पास एक सेफ़ कम्यूट की ऑप्शन नहीं है तो वो फिर, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से पिछले चंद सालों में जो कि क्राइम रेट है और अगेंस्ट वेमेन वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है, जहाँ पे कत्ल गारत हो रही है, चोरियाँ हो रही हैं और बच्चे और ख़वातीन सबसे पहले इसका टारगेट बन रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि जब तक हम उनको वो सेफ़ स्पेस नहीं देंगे जहाँ पे उनको वो कम्यूट की ऑप्शन सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करेगी, उनके लिए घरों से निकलना मुश्किल है। फिर घरों में भी अभी तक ये एक्सेप्टेंस नहीं आई है कि ख़वातीन अगर काम कर रही हैं तो उनको भी साथ सपोर्ट की ज़रूरत है, जहाँ पर मर्दों को उनके साथ काम करने की ज़रूरत है घर में भी, क्योंकि अगर ख़वातीन बाहर जाके काम कर रही हैं तो घर के जो काम है उनको आपस में बांट के करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तीसरी ये चीज़ ये है कि जब हम ख़वातीन को, जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अब काम छोड़ देंगी या वो ऐसे काम करें जिसमें जैसे 70% ख़वातीन जो हैं जो कि शहरी इलाकों में हैं वो किसी ना किसी तरह तालीम के शोबे से मुंसलिक हैं, जो कि अभी रिपोर्ट ने कहा। इसकी एक वजह है क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि क्योंकि जैसे ही बच्चे घर आएंगे ख़वातीन भी घर आ जाएंगी और उनके वर्किंग आवर्स शायद लंबे नहीं होंगे, लेकिन ये उतना ही इम्पॉर्टेंट काम है जितने बाकी इम्पॉर्टेंट काम हैं, जितने बाकी शोबे इम्पॉर्टेंट हैं, उतना ही टाइम टेकिंग ये भी है, उतनी ही एफर्ट इसमें भी लगती है जितनी बाकी शोबों में लगती हैं। और जब तक बाकी ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे चाइल्ड केयर की फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगी ख़वातीन को, जहाँ पे वो अपने बच्चों को लेके जा सकें, जहाँ पे वो अपने बच्चों की देखभाल कर सकें साथ साथ काम करने के, तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ख़वातीन वर्कफोर्स को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनके लिए मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं। और जितनी ख़वातीन कर रही हैं वो बहुत अहम काम कर रही हैं, क्योंकि इतनी मुश्किलात हैं जहाँ पे ऐसे हमारे इदारे हैं जो कि जानबूझकर ख़वातीन को ये चाहते हैं कि वो इदारों को ज्वाइन ना करें, और अगर ऐसी कोटा सीट्स हों भी तो वो लोग उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, हरासमेंट ऐसी होती रहती है जिसकी वजह से उनको समटाइम्स छोड़नी पड़ती है अपनी जॉब। और वो इसलिए नहीं होता है। एक चीज़ इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, आपने पिदरशाही निज़ाम की बात भी की, आपने हरासमेंट की बात भी की, बाकी की जो चाइल्ड केयर सेंटर्स होने चाहिए या ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होना चाहिए और सेफ स्पेस होनी चाहिए, ये बातें ठीक हैं, लेकिन जो पिदरशाही निज़ाम और हरासमेंट वाली जो आपने बात की, इस पर तो बहुत से कवानीन मौजूद हैं और बड़ा स्ट्रिक्टली उस पर अमल भी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में देखा जाता है कि 70% इदारे जो हैं वो ख़वातीन वर्कर्स रखने में दिलचस्पी ही नहीं रखते। आपके ख्याल में इसकी क्या रीज़न? जैसे आपने कहा कि इदारों को कानून मौजूद हैं, लेकिन क्या कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि शायद हमें जो इदारे जिनमें कानून बनाए जा रहे हैं, इवन वहाँ पे भी जो लॉ कहता है, वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट जो कहता है, वो कहता है कि आपने ये जो कवानीन, ये जो इसके कुछ शराइत हैं, ये आपने हर इदारे में ये आपने लगाने हैं, डिस्प्ले करने हैं। क्या वो हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में नज़र आते हैं? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही देख लीजिएगा कि क्या वो हमें नज़र आते हैं कहीं पे? नहीं होते। क्यों नहीं होते, ये एक सवाल है। क्यों हमें सबसे पहले जहाँ पे हम वर्क प्लेस हरासमेंट की बात करते हैं वहाँ पे ख़वातीन को नहीं बताया जाता क्या क्या वर्क प्लेस हरासमेंट में चीज़ें आती हैं, या मर्दों को नहीं बताया जाता है क्या क्या वर्क प्लेस हरासमेंट में चीज़ें आती हैं, और जब ये चीज़ें होती हैं तो ये कहा जाता है कि ओ ये तो आप लोग कॉलीग्स ही हैं और ये इस तरह, ये मतलब ये तो मजाक चल रहा था। हमें प्रोफेशनल एथिक्स पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिसको निगेट किया जाता है, और
कवानीन मौजूद हैं, लेकिन उन कवानीन को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ख़वातीन को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है क्योंकि वो इदारे अगेंस्ट हो जाते हैं उन ख़वातीन के। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं जहाँ पे जब भी हमने ये पिछले कई सालों में देखा है, जब भी ख़वातीन हरासमेंट के केसेस लेके सामने आई हैं तो कहा गया है कि जी आप पहले क्यों नहीं आई और आप अब क्यों आ रही हैं, और अगर आप पहले आ जाती तो बेहतर होता। अब तो आपके पास प्रूफ क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट या हरासमेंट इन जनरल के लिए समटाइम्स प्रूफ्स नहीं होते हैं और ये समझना भी ज़रूरी है। और बाज़ औक़ात जब प्रूफ्स होते भी हैं तो वो इस तरह से दिखाए जाते हैं या इस तरह से उनको मिसकंस्ट्रू कर दिया जाता है कि वो लगता ही नहीं है कि ये और वो इस तरह कहा जाता है कि ये तो एक फ्रेंडली बैंटर चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स को समझना हम सबके लिए ज़रूरी होता है इस वर्क प्लेस की इन्वायरमेंट में, क्योंकि ख़वातीन को इतनी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। और हमने कोविड में ही देखा है, जब सब घर से काम कर रहे थे तो ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद ज़्यादा था। ये UN की रिपोर्ट्स हैं। ख़वातीन घर से निकलना उनके लिए सबके लिए बंद था क्योंकि लॉकडाउन था, लेकिन ख़वातीन को, बहुत से ख़वातीन को अपनी जॉब्स छोड़नी पड़ी क्योंकि घर का जितना भी जो स्ट्रेस था वो ख़वातीन दे रही थी और ये उनकी मेंटल फिज़िकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए थे उस टाइम पे। सो ये और क्राइम रेट ख़वातीन के अगेंस्ट बहुत बढ़ गया था। सो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब तक हम निज़ाम को नहीं बदलेंगे, हम अपनी स्पेसेस में कुछ तो ऐसी चीज़ें लेके आ सकते हैं कि जहाँ पे हम बसेस चला दें जो सेफ्टी प्रोवाइड करें, लेकिन जब तक हम अपने आइडियाज़ को और अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो ज़रा मुश्किल है कि ख़वातीन इस तरह से वर्कप्लेस को ज्वाइन कर सकें। बिल्कुल, मैं यही सवाल पुट करना चाह रहा था। आपने निज़ाम की बात की, निज़ाम चेंज करने के लिए तो ऑफ कोर्स रियासत की जिम्मेदारी है और आपकी ये बात भी ठीक है कि कवानीन तो बने हुए, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है। जहाँ तक आपने अपने आप को चेंज करने की बात है, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। पिछले दिनों भी हम इस पर बात कर रहे थे कि वो ख़वातीन जो वकील बनती हैं या डॉक्टर्स बनती हैं, उनमें से भी एक बड़ी परसेंटेज ख़वातीन की ऐसी है जिनको घरों में बैठना पड़ जाता है शादी के बाद वो कंटिन्यू ही नहीं रख पाती उसको। तो इस प्रेशर को आप किस तरह देख रही हैं हमारे मुआशरे में? देखिए, बहुत सारी ख़वातीन लॉयर्स जो हैं उनके लिए उस निज़ाम में जाना जहाँ पे आपको पता है कि बहुत मुश्किल होता है, उसमें अपनी जगह बनाना ख़वातीन के लिए, स्पेशली लीगल सिस्टम में, क्योंकि वो अपेरेंटली डिज़ाइंड ही इस तरह हैं। और ये आयरनी है कि लीगल सिस्टम है जहाँ पे ख़वातीन के लिए घुसना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनको वो स्पेस नहीं दी जाती, और अगर वो लेने की कोशिश करें तो वहाँ पे हरासमेंट बहुत ज़्यादा होती है। कोर्ट्स में हरासमेंट ख़वातीन लॉयर्स को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए कोई भी ऐसी जगह पे जाना नहीं चाहता, ऐसी जगह पे काम नहीं करना चाहता जहाँ पे उनको हरासमेंट फेस करनी पड़े। और डॉक्टर्स के साथ ये होता है कि जब वो एक दफ़ा डॉक्टर बन जाते हैं, जो देखा गया है वो ये है कि फिर उसके बाद क्योंकि उनकी पढ़ाई और उनकी रेजिडेंसी जो उनको करनी होती है, जो कि 4-5 साल का एक अमल होता है, उसमें उनकी नाइट शिफ्ट्स भी हैं, उनका सुबह का भी काम है और बहुत ज़्यादा आवर्स हैं। तो फिर अगर उनकी शादी हो चुकी होती है तो फिर उनको अलाउ ही नहीं किया जाता कि वो ये करें क्योंकि बच्चे हैं, कौन देखेगा। सो ये मुआशरा जो है वो फैसिलिटेट ही नहीं करा किसी भी पॉइंट पे एक खातून को, एक औरत को कि वो जाके काम कर सके। और जी जन्नत, हमारे यहाँ बहुत सारी यंग बच्चियाँ हैं, बहुत पोटेंशियल होता है। स्कूल लेवल पे ही उनको ये बता दिया जाता है कि आपने या तो डॉक्टर बनना है या तो आपने टीचर बनना है। यही दो जो ऑक्यूपेशंस हैं इनको हम प्रेस्टिजियस ऑक्यूपेशंस के तौर पर लेबल करते हैं। मुझे बताइए कि हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में करियर काउंसलिंग के लिए कुछ इदारों का होना कितना ज़रूरी है, या एक मुझे लगता है डिपार्टमेंट का होना कितना ज़रूरी है जो बच्चियों को गाइड करे उनके इंटरेस्ट को केटर करते हुए? करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में होना, क्योंकि सिर्फ इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पता चले कि आपने करियर कौन सा चूज़ करना है, इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको ये पता चले कि आपने जो करियर चूज़ किया है वो आपके लिए सही भी है कि नहीं। ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि बहुत लोग अगर रिसर्च में जा रहे हैं और उनका पैशन ही नहीं है रिसर्च करना, उनको पसंद ही नहीं है रिसर्च करना और उनसे होती ही नहीं है, तो फिर वो उधर उसके लिए सूटेबल नहीं है। बहुत सारी बच्चियाँ अगर मेडिसिन में जा रही हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि डॉक्टर्स कहती हैं कि हमें परसू ही नहीं करना है और हम अपना करियर शिफ्ट करना चाहते हैं। एक, क्योंकि इसमें वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, बी, हमारा पैशन नहीं था, हमें घर वालों ने ज़बरदस्ती कराया। ऐसा सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता, लड़कों के साथ भी होता है, क्योंकि हमारी अभी तक एक दकियानूसी सोच है जिसमें हमें लगता है कि सिर्फ दो ही
दो ही काम हैं जो कि अच्छे हैं करने के लिए ख़वातीन के लिए, या वो किसी तरह से हेल्थ के शोबों के साथ मुंसलिक हो जाएं या वो टीचिंग के शोबे के साथ मुंसलिक हो जाएं, क्योंकि यही इसमें उनको रिस्पेक्ट मिल सकती है। जबकि स्टेम में बहुत पोटेंशियल है, पूरी दुनिया इसमें काम कर रही है और विमेन आर वर्किंग। अब ख़वातीन घरों से काम कर रही हैं, औरतें हमारे यहाँ भी जितनी पाकिस्तान में औरतें हैं जो फ्रीलांस कर रही हैं वो घरों से भी काम कर सकती हैं इसमें, लेकिन हम किसी भी तरह उसको प्रमोट नहीं करते हैं और ख़वातीन को ज़्यादातर नहीं प्रमोट करते हैं। अच्छा जन्नत, मैं एक चीज़ और भी इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। ख़वातीन जो हैं पाकिस्तानी लेबर फोर्स जो है, ख़वातीन का पाकिस्तानी लेबर फोर्स में 22% हिस्सा है। हम अर्बन इलाकों की हम जिस तरह बात करें, जिस तरह आप बता रहे हैं कि हरासमेंट के केसेस और ऑफिसेज और बहुत इस पे काम करने की ज़रूरत है, वो ख़वातीन जो कि गांव देहात में हैं वो भी लेबर फोर्स का हिस्सा है। वो देहातों में काम करती हैं और वो सिलाई कढ़ाई का काम भी करती हैं, और लेकिन चूँकि रेगुलराइज नहीं है ये चीज़, उनको वेजेस नहीं दी जाती, उसको हुकूमती सतह पर भी एक दर्जा नहीं दिया गया, तो इस मुतालिक क्या कहेंगी आप? उनको मुनासिब उजरत ही नहीं दी जाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात करें कि ना मुनासिब उजरत दी जाती है, ना उसको रेगुलाइज किया गया है, ना लेबर रॉज वहाँ पे एप्लीकेबल हैं, क्योंकि उनके लिए काम करना उनको ज़रूरी है कि वो काम करें क्योंकि उन्होंने घर चलाने हैं अपने। ख़वातीन के लिए हमें यहाँ पे पाकिस्तान में और अगर देखा जाए तो साउथ ईस्ट एशिया में ये बहुत ज़रूरी है कि समझा जाए कि सारी ख़वातीन, चाहे वो देहातों में हो चाहे वो शहरी इलाकों में हो, वो सारी औरतें किसी ना किसी तरह लेबर फोर्स का पार्ट हैं, लेकिन वो अनपेड लेबर है। वो अनपेड लेबर इतनी ज़्यादा है कि हम उसको अकाउंट ही नहीं करते हैं। घरों में चाहे वो काम है वो अनपेड है, बाहर काम है ज़्यादातर अगर वो कर भी रही हैं तो उनको बहुत मिनिमल वेजेस दिए जाते हैं, जिसकी हम बात करते हैं कि जेंडर डिस्पैरिटी और जेंडर वेज गैप भी बहुत ज़्यादा है, जो सिर्फ बाहर के मुल्कों में नहीं है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और इसकी कोई बात नहीं होती। अभी तो हमने कभी बात करनी शुरू ही नहीं की है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएं कि कौन कितना, किसकी कितनी इनकम हो रही है या किसको कितना वेज दिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, या किसकी कितनी सैलरी है। सो ये चीज़ें तो अभी बहुत दूर की बात है। अभी तो हम अनपेड जो काम कर रही हैं ख़वातीन, हमने तो उसको रिकग्नाइज ही नहीं करना शुरू किया। घर का काम बाहर के मुल्कों में अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा जो लोग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा उजरत मिलती है उसकी। पाकिस्तान में ख़वातीन को ये काम बग़ैर पैसों के, बग़ैर किसी ब्रेक के, बग़ैर किसी तरह का ये मतलब कहे बगैर कि हम बीमार हैं तो हमें एक ब्रेक भी चाहिए, उसके बगैर उनको वो काम करना पड़ता है जो कि अनपेड है और उसकी तो कोई अभी तक एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है। जन्नत फजल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पे वापस आएंगे। वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। आज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है जनाब। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? हड्डियों से रिलेटेड सुराखदार हड्डी ये एक ऐसी बीमारी है और अगर आपको ये बीमारी हो जाती है तो हड्डियां इससे कमज़ोर हो जाती हैं। और ये जो टॉपिक है ये बहुत टेक्निकल है, आई थिंक हम विदाउट वेस्टिंग टाइम, कॉम्प्लेक्स भी है और रिलेटेड टू हमारी जो है वो न्यूरॉन सिस्टम है। ठीक है, तो हमारे साथ जो है कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर जावेद मिर्जा साहब हैं, तो हम उनसे सारे सवाल करते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है? मैडम, मैं उससे पहले हल्की सी एक बात कहना चाहूँ। द स्ट्रक्चर ऑन विच वी आर स्टैंडिंग, दैट इज आवर ब्रेन इज आल्सो देयर, जिस पे रेस्ट कर रहा है, और हमारी टांगे वगैरह सब हड्डियों पे मुश्तमिल है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में उस वक्त वीकनेस आने लगती है जब इसके अज्जा, दैट इज कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड में कमी आने लगती है। कमी क्यों आने लगती है? कुछ चीजें तो अब्जॉर्ब ही नहीं होती विटामिन डी के बगैर। लेट्स से कैल्शियम इज डिपेंडेंट ऑन विटामिन डी फॉर अब्जॉर्प्शन। अगर विटामिन डी में भी डेफिशिएंसी आ गई तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, इसलिए हड्डियां स्पाइनल डिजेनरेटिव चेंजेस का शिकार होने लगेंगी। हड्डियों में फासले बढ़ने, कम होने लगेंगे, हड्डियां वीक होने लगेंगी, नरम पड़ने लगेंगी, और जितनी स्पाइनल नर्व्स हैं, ऑल स्पाइनल नर्व्स, वो सारी इनिशिएट ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड से होती हैं। फिर उनकी स्ट्रेस प्रॉब्लम आने लगता है, डिस्कें बल्ज होने लगती हैं, और जब थीकल सैक कंप्रेस हो जाता है तो हमारी जो पांचों हिस्से हैं उनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, बॉडी पेन्स आना शुरू हो जाती हैं, वीकनेस आना शुरू हो जाती हैं। जी,
डॉक्टर साहब इसकी वजूहात क्या है? जी डॉक्टर साहब इसकी वजूहात क्या है? जी वजूहात तो मैंने गुजारिश आपसे की ना, इन सातों चीजों में कमी है, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब इसकी अलामात क्या हैं? किस तरह से पता चलता है कि आप इस बीमारी में मुब्तला हैं? हाँ, ये बीमारी इब्तदा है अभी। अच्छा। पहले वीकनेस, स्पाइनल डिजेनरेटिव चेंजेस आती हैं, थोड़ी सी वीकनेस महसूस होती है स्ट्रक्चर में। लेट्स से जब चलते फिरते बॉडी स्ट्रेस पैदा करती है, लेट्स से नर्व्स, हमारी पूरी बॉडी में वायरिंग हुई है इलेक्ट्रिकल करंट की तरह, पूरी जिस्म में वायरिंग होती है। जब ये स्ट्रेस पैदा करती हैं और स्पाइनल डिजेनरेटिव चेंजेस आ चुकी हों, यानी उन सातों चीजों में कमी आ चुकी हो, तो उसके बाद हर दो वर्टेब्रा के दरमियान में जो 24 वर्टेब्रास है स्पाइनल कॉर्ड में, उसमें डिस्क जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं, लचक फराहम करती हैं, स्पाइनल नर्व्स को निकलने का रास्ता देती हैं, तो उनमें कमी आने लगती है। उनमें थीकल सैक कंप्रेस हो जाता है, डिस्कें बल्ज हो जाती है, अच्छा। डिस्कें बाहर निकल जाती है, जिससे कंप्रेशन आ जाती है और मसल्स वीकनेस आने लगती है। सही। डॉक्टर साहब, ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा किसको ज्यादा होता है? देखिए, नेचुरल वे में तो ये बढ़ती उम्र में है खतरा। 50 साल बाद तकरीबन ये वैसे ही शुरू हो जाती है, और आपने अगर मिसाल सुनी हो कि बुढ़ापे में गिरे और हड्डी टूट गई। लेकिन आजकल तो जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, उनमें से 10-10 साल के बच्चे भी शामिल हैं, फॉर द रीजन कि वी डोंट वांट टू गेट आउट इन द फील्ड। हम धूप कम लेना पसंद करते हैं, एसी से निकलते हैं, एसी में बैठते हैं गाड़ी में, और एसी के कमरों में जाके बैठ जाते हैं, और फिर घर में जब आते हैं बच्चे जीवन, तो पोस्ट से टेढ़ा करके बैठते हैं टू यूटिलाइज मोबाइल और कंप्यूटर। तो ये बेसिकली तो बीमारी थी ओल्ड एज की, ऑस्टियोपोरोसिस। लेकिन अब तो ये बच्चों में भी मुब्तला होने लगी है, उनमें भी मुंतकिल होने लगी है, इसलिए कि हमारी आदत नेचुरल वेज में नहीं रही। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, ये जो खवातीन हैं ऑस्टियोपोरोसिस, उनमें ज्यादा क्यों खतरा होता है इस चीज का? देखिए, दो मेन रीजंस। एक तो उन्होंने एक जचगी के अमल से गुजरना होता है, और अगर लेट से के बच्चे होते हैं जब पैदा, तो बॉडी में से जब बॉडी निकलेगी तो वीकनेस आएगी कि नहीं। नंबर 2, मैंने गुजारिश की कि आपका जो सिस्टम है वो विटामिन डी के बगैर कैल्शियम एक्सेट्रा जज़ब ही नहीं होती हड्डियों में, और जब वो घरों में ज्यादा रहेंगी, धूप में नहीं निकलती, बहुत कम बाहर निकलती हैं, और अगर निकलती हैं तो कॉन्शियस होती हैं कि हमें हमारी रंगत काली ना हो जाए, तो वो जब धूप का इस्तेमाल नहीं करेंगी, नेचुरल वे में नहीं रहेंगी, तो उनकी हड्डियों में वीकनेस आने लगती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का अमल शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, इलाज कैसे मुमकिन है? जी, मैंने गुजारिश की ना, इन सातों चीजों को बाहर के ममालिक में, मैं पहले अमेरिका में भी प्रैक्टिस करता रहा हूं, उन ममालिक में तो एक रेगुलर आपका मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें आपके टेस्ट भी होते हैं इन चीजों के, कि किस चीज में कमी आ गई, विटामिन डी में कमी आई, कैल्शियम में कमी आई, किस चीज में कमी आई। लेकिन यहाँ तो हमारे को सिस्टम ऐसा राइज नहीं है। हम उस वक्त डॉक्टर के पास जाते हैं जब पानी सर के करीब पहुंचने को होता है, यानी तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि हम उससे इलाज नहीं कर पाते। जी, यानी प्रॉब्लम जब एक्सट्रीम पे पहुंचता है तो उस वक्त डॉक्टर के पास जाते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अगर इब्तिदा में इलाज कर दिया जाए तो इट हार्डली मैटर्स, और अगर आप रेगुलर चेकअप कराते रहें तो आपको पता चलता रहेगा कि अमल शुरू हो चुका होगा। सही। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं, कौन सी ऐसी खुराक है जिसको खाने के बाद आप इस चीज़ से बच सकते हैं, वो हमें अपनी डाइट का हिस्सा उसको बनाना चाहिए। और एक आपने बात की कि विटामिन डी के बगैर कैल्शियम, ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होती, इसका भी सही तरीका बता दें कि किस तरह से, क्या हमें विटामिन डी के कैप्सूल्स लेने की ज़रूरत है दूध के साथ, व्हाटएवर द प्रोसेस इज, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें। मैडम, बेस्ट वे इज नेचुरल वे। ओके, दैट इज कि अगर आप सूरज की शुआओं का इस्तेमाल करें, मॉर्निंग एंड इवनिंग में थोड़ा सा बाहर निकल के बैठें या वॉक के लिए चले जाएं, तो उससे विटामिन डी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कैप्सूल्स अल्टरनेटिव हैं उस सूरत में जब कमी आ जाए, लेकिन अगर आप नेचुरल वे में रहते हैं तो उससे इसकी कमी की अलामत नहीं आती और कमी नहीं होती। बाकी रहा कैल्शियम का, ये सारी चीजें ग़िज़ा से हासिल होती हैं। लेट से डेयरी जितनी है, दूध, दही,
ये सारी चीजें आपको कैल्शियम देती, जो मेजर शेयर है हमारी हड्डियों का, जो 7 चीजें मैंने गिनवाई। तो लेकिन अगर वो भी ना खालिस मिले, मिलावट ज़्यादा मिले, तो फिर प्रॉब्लम आने लगता है। बिल्कुल सही। तो इन सारी तो अगर आप रेगुलरली लेते रहें और नेचुरल वे जिंदगी बसर करें तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सही। कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और डॉक्टर साहब जिस तरह बता रहे थे कि कैल्शियम और विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और नेचुरल वेज को अपनाना चाहिए, सबसे बेहतरीन तरीका है वो। और उनकी बात बिल्कुल ठीक है, हम एसी के इतने आदी हो गए हैं कि हम धूप में निकलना पसंद नहीं करते और थोड़ी सी स्वेटिंग हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। तो और खवातीन में इसलिए भी ज्यादा होता है, मुझे लगता है कि खवातीन धूप में जाना पसंद ही नहीं करती। उनको लगता है कि हमारी रंगत खराब हो जाएगी अगर हम धूप में जाएंगे। भाई आप धूप में जरूर बैठे, सनस्क्रीन लगाएं, आप सन ब्लॉक लगाएं, लेकिन खुदारा आप धूप में जरूर बैठे। और सुबह की धूप में वो ब्रेक लेते हैं, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात। जनाब, ई कॉमर्स की बात करेंगे। ई कॉमर्स का बढ़ता रुझान है पाकिस्तान में और हालिया तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त अमेज़ॉन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसके नए फ़रोख्त कुनिंदगान यानी सेलर्स की लिस्ट में अददी एतबार से साल 2022 में तीसरे नंबर पर आ गया है। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान दुनिया का वो तीसरा मुल्क है जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग साल 2022 में अमेज़ॉन का हिस्सा बने। इस फहरिस्त में अमेरिका पहले जबकि चीन दूसरे नंबर पर मौजूद है। ई कॉमर्स पर बात करने का आज का मकसद हमारा ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हुई जो कि हमारे पाकिस्तान के इमेज के लिए अच्छा नहीं है और ई कॉमर्स के बढ़ते रुझान को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ई कॉमर्स में इतना पोटेंशियल है, चीज़ें रेगुलराइज नहीं हैं और ख़ास तौर पर धोखाधड़ी जो की जाती है उसका कितना बैड इम्पैक्ट आता है, इस पे हम अब बात करेंगे आज। तो एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं पहले, फिर वापस आते हैं। ई कॉमर्स सेक्टर ने तिजारत को दुनिया भर में इंतहाई आसान बना दिया है। अब ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ ऑनलाइन बेची और ख़रीदी जा सकती है। इसके लिए ना तो किसी दफ्तर की ज़रूरत है और ना ही दुकान की। एक मैसेज या फ़ोन कॉल से आप अपनी मनपसंद चीज़ घर बैठे हासिल कर सकते हैं। आजकल फूड डिलीवरी से लेकर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया ऑनलाइन मंगवाने का रुझान बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए तो ई कॉमर्स के जरिए ज़र मुबादला कमाने के बहुत से मौके हैं। इस वक्त पाकिस्तान की मकामी और बैनुल-अक़वामी ई कॉमर्स का हजम $5 अरब से भी तजावुज़ कर चुका है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि अगर इंटरनेट का दायरा कार देही इलाकों तक बढ़ा दिया जाए तो आने वाला कल ई कॉमर्स का होगा। ई कॉमर्स का ये कारोबार मुकम्मल तौर पर एतमाद और साख के मजबूत रिश्ते से जुड़ा हुआ है, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि माजी में कुछ अफराद एतमाद पर पूरा नहीं उतरे, जिससे दुनिया भर में हमारी जगहसाई भी हुई। जी व्यूअर्स, ई कॉमर्स पर एक रिपोर्ट आपने देखी और अब इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ज़ीशान रियाज साहब ने, जो कि ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। ज़ीशान साहब, बताइएगा कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स की जो सूरत हाल है, अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, आई थिंक हम उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा। जमील, वैसे हमारे साथ ही हैं वो। अच्छा, देखें कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि नेट प्रॉब्लम्स जो हैं पाकिस्तान में, ये भी ठीक है। अब ई कॉमर्स के लिए भी पाकिस्तान में इंटरनेट का बहुत अच्छा इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। इंटरनेट का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से धोखे की आपने जमील बात की, एग्जैक्टली इस तरह से होता है मेरे साथ। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ऑनलाइन आप कुछ और ऑर्डर करते हैं, जब आपके पास पार्सल या पैकेज आता है और जब आप उसको अनबॉक्स करते हैं तो अंदर से ऑल टुगेदर एक और चीज निकलती है जो हमने ऑर्डर नहीं की होती। अच्छा, ज़ीशान रियाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं दोबारा। ज़ीशान साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम हिना एंड जमील, आई एम गुड। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीशान साहब, बताइएगा कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स की सूरत हाल, मौके, चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, ई कॉमर्स को हम पाकिस्तान में 3 डिफरेंट कैटेगरीज में मैं डिवाइड करता हूँ। नंबर 1 कि आप लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट और आप उसको लोकली थ्रू ई कॉमर्स चैनल यानी कि दराज या अपनी वेबसाइट बना के या फेसबुक से आप बेचना शुरू कर देते हैं या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बेचना शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे इंस्टाग्राम पे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स लेके आ गए हैं, जैसे पर्सनल ब्यूटी केयर, ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। खास तौर पर कॉस्मेटिक्स में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। और जो दूसरी कैटेगरी है वो है कि हम जो इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स और फिर उसको ब्रांड करके पाकिस्तान में बेचते हैं।
और फिर जो तीसरी कैटेगरी है वो ये है कि हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट और फिर वो हम बैरून मुल्क जो है उसको बरामद करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ या तो हम ब्रांडिंग करके बेचते हैं या हम डायरेक्टली एज ए मैन्युफैक्चरर उसको दे रहे होते हैं और वो कोई और हमारा ब्रांड बेच रहा होता है। तो पाकिस्तान में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं और जो चौथी है वो जो सबसे ज़्यादा हाईली पोटेंशियल है और जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है विद इन 3 years, लास्ट 3 साल में, वो है जो हम ई कॉमर्स में सर्विसेज का बिजनेस करते हैं, यानी कि मार्केटिंग करते हैं या हम वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे होते हैं और ब्रांड के लिए बहुत सारे यूएस में या यूके में या फॉरेन में ब्रांड्स हैं जिनके लिए हम एज असिस्टेंट्स, मार्केटिंग एजेंट्स काम कर रहे होते हैं। तो ये 4 किस्म डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान में हाईली पोटेंशियल मौजूद है। ज़ीशान साहब, बुनियादी मसाइल क्या हैं ई कॉमर्स के पाकिस्तान में? देखिए, बुनियादी मसाइल भी डिफरेंट हैं इन चारों मॉडल्स के, जो कि ई कॉमर्स के 4 बेसिक मॉडल पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अगर मैं नंबर 1 पे बात करूं कि जो हम मैन्युफैक्चर यहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट और यहीं थ्रू ई कॉमर्स चैनल्स बेच रहे हैं, तो उसमें नंबर 1 जो है वो पेमेंट मेथड, और दूसरा जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम सप्लाई चेन का, यानी कि लॉजिस्टिक्स का इशू है। अगर आप यहाँ से एक आर्डर करें जो कि आर्डर डिलीवर होना है कहीं हुंजा में, तो वो आर्डर भी क्या उतने ही दिन में डिलीवर होगा जितने दिन में ये आर्डर लाहौर से इस्लामाबाद में डिलीवर होता है। तो ये लॉजिस्टिक्स का भी इशू है और साथ पेमेंट मेथड्स का इशू है। अच्छा, अगर हम सेकंड टाइप ऑफ ई कॉमर्स में बात करें, तो जहां से हम इंपोर्ट करके प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो मोस्टली हम उसके रीसेलर अथराइज्ड ही नहीं होते, या हम ये बिलीव नहीं करते कि ये उसी ब्रांड की प्रोडक्ट होगी। ठीक हो गया। और जो थर्ड वन है जिसमें हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम बल्क में एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं लेकिन हमें ब्रांडिंग नहीं आती। अच्छा ज़ीशान साहब, हम सबसे पहले तो पेमेंट मेथड्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत देखा गया है कि फ्रीलांसर्स भी ऐसे हैं जो बहुत परेशान रहते हैं कि उनकी पेमेंट्स जब आती हैं, तो पेपॉल की बात करें तो वो पाकिस्तान में ऑपरेशन नहीं है और किसी और मोड से फिर उनको पैसे मंगवाने पड़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी की तरफ तो हम बिल्कुल भी नहीं गए, वो तो हमें स्टेट बैंक ने बिल्कुल ही मना कर दिया उसमें, तो उस पर तो हम नहीं जाते। लेकिन पेमेंट मेथड्स जो हैं ई कॉमर्स में अगर हम कदम रखते हैं, अच्छा इंटरनेट भी चाहिए उसके लिए, उसके बाद पेमेंट मेथड्स अच्छे चाहिए। पेमेंट मेथड्स कौन कौन से हैं जो हमें अपनाने चाहिए और हम क्यों अभी तक नहीं अपना पा रहे? देखिए, पेमेंट मेथड जो हमारी विद इन पाकिस्तान ट्रांजैक्शन होती है उसके ही पेमेंट मेथड सबसे पहले क्लियर नहीं है, ठीक है, वो ही हमारे इतने फास्ट नहीं है। उसके अंदर जो हमारी रेगुलेटरी इश्यूज इतने सारे हैं, FBR के पास इतने सारे इश्यूज हैं जो अभी तक रिजॉल्व करने वाले हैं। अब जो आप बात कर रहे हैं जिसमें हम डॉलर्स बाहर से मंगवाते हैं, चाहे हम सर्विसेज दे रहे हो, चाहे हम ब्रांडिंग कर रहे हो, चाहे अपना ब्रांड हम अमेज़न या ईबे पे लॉन्च कर चुके हो, तो इस शेप में बहुत सारे डिफरेंट वेज आप कह सकते हैं कि हर एक ने एक अपना जुगाड़ रखा हुआ है उसको पैसे पाकिस्तान में डॉलर्स अमाउंट लाने का, लेकिन वो फुली चैनलाइज्ड नहीं होता, क्योंकि उसमें लीगलिटीज बहुत सारी हैं कि अगर आप टैक्सेशन, आपने कोई कंपनी यूएस में रजिस्टर्ड करवाई है तो वहां तो आप टैक्सेशन दे रहे हैं और फिर वो टैक्सेशन डिडक्ट होके पाकिस्तान में आ रही है, तो उसके ऊपर डबल टैक्सेशन हमें देनी पड़ रही है। बिल्कुल। तो अब ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा, ऐसा कोई ट्रीटी साइन नहीं हुआ विद इन यूएस एंड पाकिस्तान या यूके या पाकिस्तान में कि जी हमें इसे डबल टैक्सेशन नहीं करनी। यही एक्सपोर्टर है जो कि वहाँ ब्रांड बना के बेच रहा है, तो हमें उसकी टैक्सेशन में उससे रिलैक्सेशन देनी है ताकि उसके लिए ये वाली तजारत ईजी हो। तो ऐसे रेगुलेटरी इश्यूज बहुत सारे हैं जो कि तकरीबन 2 वीक पहले एक हम थिंक टैंक में बैठे थे पाकिस्तान में, तो ऐसे रेगुलेटरी इश्यूज हमने हाईलाइट किए हैं जो कि रिजॉल्व करने की जरूरत है। पेमेंट मेथड के हवाले से हमारे पास इंटरनेशनल पेमेंट मेथड एज सच नहीं है। पेयोनीर है जिसको हम यूज करते हैं, लेकिन पेयोनीर भी एक लिमिट तक यूज किया जा सकता है। लेकिन पेयोनीर जो है, पेयोनीर है ज़ीशान साहब, वो भी सिर्फ ये है कि आप मंगवा सकते हैं, आप भेज नहीं सकते। बिल्कुल जी, एग्जैक्टली। आपको आप भेज नहीं यहाँ से सकते, और अगर आपको तजारत करनी है, कॉमर्स करनी है, और स्पेशली इन ई कॉमर्स आपको वो ट्रांजैक्शन करनी है, तो आपको यहाँ से पेमेंट्स करनी भी है। तो मैंने कहा ना कि इसका ज़्यादातर हल ये रखा हुआ है कि ज़्यादातर पाकिस्तान में
इन्होंने अपने अकाउंट जो हैं, जो बैंक अकाउंट्स हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं विद इन यूएस। जितने डॉलर्स इनको रिक्वायर्ड होते हैं पाकिस्तान में, ये उतने मंगवा लेते हैं, बाकी सारे ये बाहर ही रखते हैं। तो बात तो ये है कि ये जितनी भी आपको डॉलर अमाउंट नज़र आ रही है, ये रिपोर्टेड डॉलर अमाउंट है। अब जैसे डॉलर अमाउंट पाकिस्तान में हिट ही नहीं हुई, जो कि ब्रांड्स ने बाहर रखी हुई है पाकिस्तान से, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, उनकी मजबूरी है क्योंकि उनको यहाँ मंगवा के यहाँ से पेमेंट फिर भेजने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। उनको स्टेट बैंक ही अलाउ नहीं करेगा कि आप पाकिस्तान से कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे कि यहाँ से पैसे वापस लेके जा रहे हैं, हालांकि ये पैसा उन्हीं का है। तो ठीक हो गया। ज़ीशान साहब, ये भी बताइएगा कि क्या ये जो ई कॉमर्स है हमारी मईशत को बेहतर करके क्या जीडीपी और हमारे रोजगार में भी इजाफा कर सकती है? बड़ी आपने अच्छी बात की है। देखिए, $48 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है इस टाइम। जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस है वो $48 बिलियन का। तो मेरा अपना अंदाज़ा ये कहता है और कैलकुलेशन भी ये कहती है कि अगर हम फोकस्ड होकर 2 ईयर्स इस पे काम करें तो हम तकरीबन $30 बिलियन का तो ट्रेड डेफिसिट सिर्फ ई कॉमर्स से कवर कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए हमें रेगुलेटरी चेंजेस करनी है। हमें जो अपने कौंसल जनरल हैं विद फॉरेन मिनिस्ट्री, ये मैंने कहना कि हमने एक थिंक टैंक को एक प्रॉपर प्लान भी दिया है अभी, जिसके ऊपर शायद अगले वीक हमारी कोई मीटिंग्स भी हैं स्टेट ऑफिशियल्स के साथ कि जी आप हम बताएं इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल किया जा सकता है। उसकी रीज़न ये है, देखें, ये मॉडल को ऐसा नहीं है कि हमने फॉलो करना है, ये मॉडल चाइना भी फॉलो कर चुका है। ऑल दे डिड कि वो मैन्युफैक्चरिंग से अपने आप को मूव करके ब्रांडिंग पे ले गए। उन्होंने कहा कि जो $1 की प्रोडक्ट हम बना के यूएसए में भेजते थे या यूके में भेजते थे, अब वही प्रोडक्ट हम डायरेक्टली सेल करेंगे, हमें किसी को देने की जरूरत नहीं, हम वो प्रोडक्ट $50 की खुद बेचेंगे और वो डॉलर्स अमाउंट हम पाकिस्तान लेके आएंगे या चाइना लेके आएंगे। तो यही हमें भी करना है। सही। तो ज़ीशान साहब, आपने जिस तरह चाइना की मिसाल दी है, तो बाकी पूरी दुनिया में जो दूसरे दीगर ममालिक हैं, क्या वो भी इसी मॉडल पे हैं और ये क्या मॉडल है, थोड़ा ये भी समझाइए। देखिए, इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देख लें। मैं फैसलाबाद की एग्जांपल आपको देता हूँ। हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं टेक्सटाइल में, लेट्स सपोज बेडिंग्स और बेडिंग शीट्स जो होती हैं वो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से वो जब बल्क के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं ब्रांड्स को, और मैं इन ब्रांड्स को खुद जानता हूँ यूएसए में जो यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, तो वो जो एक बेड शीट है वो उनको प्रॉब्ली तकरीबन $2 से $3 की बनती है। तो यहाँ से वो, अगर आप कहें कि बल्क में 40,000 बेड शीट्स यहाँ से मंगवा लेते हैं वहाँ, अब वो उसको खुद ब्रांड करके अपनी वेबसाइट पे, अमेज़न, ईबे पे बेचना शुरू कर देते हैं और वो उस पर बेड शीट की जो प्राइस है 125 या 120 या $30 रख के बेच रहे होते हैं। डिस्काउंटेड रेट है ये उनका। तो ये जो मैन्युफैक्चरर है, इसको सिर्फ वो एक बेड शीट का $3 जब मिल जाता है, वो इसमें खुश है कि मैंने बहुत बड़ी एक्सपोर्ट कर दी है, क्योंकि उसका 40,000 पीस जो है वो निकल गया एक महीने में। लेकिन अगर आप इसको $100 पर शीट के हिसाब से मल्टीप्लाई करें और वही जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना ब्रांड बना के बेच रहा हो, तो अब आप इसको देखें कि आपका जो ज़र मुबादला है या वो आपका जो आप जो बरामद कर रहे हैं, वो आपको जो डॉलर अमाउंट पाकिस्तान में इन होगी, वो आप इमेजिन करें कितनी होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन ज़ीशान साहब, इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं आपकी इस बात से जो मैं समझा हूँ। देखें, एक तो हमारे पास ये इस मॉडल पे हम काम नहीं कर रहे, दूसरा हमारे पास पेमेंट मेथड्स लाइक हम पूरी प्रॉपर तजारत नहीं कर पा रहे। एक तो ये प्रॉब्लम है जिसको देखने की ज़रूरत है, जो आपने कहा कि हमने ये प्लान्स भी दिए हैं कि किस तरह अमल किया जा सकता है इस पर। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रॉड किया जाता है, दिखाया कुछ जाता है, भेजा कुछ जाता है। अब वो कंपनीज जो पाकिस्तान से इंपोर्ट करती हैं बल्क में और अपनी ब्रांडिंग करके बेचती हैं, तो वो तो मेक श्योर करती हैं कि कस्टमर ने जो ऑर्डर किया उसको वही मिलेगा, लेकिन हम फ्रॉड भी कर जाते हैं। तो फिर इस चीज़ को भी तो कवर करने की ज़रूरत है। जी एग्जैक्टली। एडिडास जो है, उन्होंने एक प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करा रहे हैं पाकिस्तान के एक शहर से। वहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उन्होंने उनको दिया हुआ ऑर्डर, और वहाँ उनके स्पेशली 3 बंदे बैठते हैं जो कि बाहर से ही आए हुए हैं। वो सिर्फ ये मेक श्योर करते हैं कि जो क्वालिटी यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, तो वो एक्सपोर्ट होने से पहले वहाँ, यानी कि एडिडास के आउटलेट में जाने से पहले यहाँ मेक श्योर कर लेते हैं, एक पीस जो है वो क्लियर करते हैं। सो क्वालिटी इंश्योरेंस का इशू तो है, लेकिन बात यह देखें, जब मैंने प्रोडक्ट किसी को बना के देनी है, आपको बना के देनी है, आप यूएसए में या यूके में उसको बेच रहे हैं, तो मेरे क्वालिटी इंश्योरेंस करने का तरीका डिफरेंट होगा। मैं शायद कहीं ना कहीं
लापरवाही कर जाऊं। लेकिन अगर मैंने खुद ही मैन्युफैक्चर करके अपने ही ब्रांड से बेचनी है तो मैं तो कभी भी उसमें क्वालिटी में डाउन नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे वो डॉलर्स भी मिल रहे हैं। सही, बिल्कुल। तो ये एक इशू भी है। अगर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में शायद इसलिए भी अब कम हुई है कि ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जिसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई। ज़ीशान साहब, आपने एडिडास के कुछ प्रोडक्ट्स की बात की, अगर आप बता दें कि क्या प्रोडक्ट यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही है और पाकिस्तान के किस शहर में हो रही है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर? देखिए पाकिस्तान में ये आपकी जो है वो एडिडास के आउटफिट्स हैं, शर्ट्स हैं, Okay. स्पोर्ट्स शर्ट्स हैं, वो यहाँ फैसलाबाद में मैन्युफैक्चर हो रही हैं। ओके, सही। अब एडिडास के लिए वो मैन्युफैक्चरर, मेरा उससे क्वेश्चन था मैन्युफैक्चरर से कि अगर आप एडिडास के लिए मैन्युफैक्चर कर सकते हैं तो आप अच्छी क्वालिटी में एडिडास जितनी एक शर्ट बना के खुद अपने ब्रांड से क्यों नहीं बेच सकते? बिल्कुल। तो उस 2-3 इश्यूज बताए उसने। कहा एक तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, दूसरा हमारे रेगुलेटरी इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, और तीसरा ये कि हमें हमारी ये रोजी रोटी और हम काफी टाइम से कर रहे हैं तो बल्क में हम बनाते हैं। अगर हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिले तो हम डेफिनेटली करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा ज़ीशान साहब, टेक्सटाइल में तो नो डाउट पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स में नंबर 1 है। पिछले 2 साल की रिपोर्ट्स में भी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने ग्रोथ भी अच्छी की है और एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। आपने जिस तरह जिक्र भी किया, आप जो मैन्युफैक्चरिंग की बात है, प्रोडक्ट्स हमारी कौन कौन सी ऐसी हैं टेक्सटाइल के अलावा जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और हम अमेज़ॉन या ईबे पर डायरेक्टली उसको सेल कर सकते हैं? देखें, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली चॉइस बहुत कम है क्योंकि एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज बहुत कम है। टेक्सटाइल के अंदर हमारे पास आउटफिट्स हैं, बेडिंग शीट्स हैं, टेक्सटाइल की आप 3-4 प्रोडक्ट्स कर लें, सॉक्स हैं, आप इस तरह की छोटी छोटी प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद अगर आप स्टेनलेस स्टील में आते हैं तो हमारे पास वजीराबाद हब है स्टेनलेस स्टील का। आप उसमें यू कैन नेम इट, यू कैन रिवर्स इंजीनियर एनी प्रोडक्ट। उसके बाद आप स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स में आते हैं तो सियालकोट आपके पास स्पोर्ट्स की वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है। हमारा अपने सियालकोट से बड़े अच्छे ब्रांड्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं विद इन यूएस, और इस मॉडल पे काम कर रहे हैं कि वो डायरेक्टली ब्रांडिंग करके खुद बेचते हैं, वो किसी को बना के नहीं देते। तो वो एब इनिशियो इस मॉडल पे 7-8 साल से काम कर रहे हैं। दे आर वेरी सक्सेसफुल। उन अकेले के नंबर अगर आप देखें ना, डॉलर्स अमाउंट में जो नंबर बनाते हैं और यहाँ जो 10 मैन्युफैक्चरर बनाते हैं तो वो अकेले जो हैं उनसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, हालांकि उनके को बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी नहीं है। तो ये एक डिफरेंस है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास सबसे बड़ी जो वैरायटी है, देखें पाकिस्तान को आप थोड़ा उस होलिस्टिक व्यू में देखें तो पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा क्या है, यूथ। और पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा क्या हम एक्सपोर्ट करते हैं इन टेक्सटाइल के अलावा, हम ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी लेबर बहुत बार जाए। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में वो यंग माइंडसेट है जिसको अगर आप हैंडमेड प्रोडक्ट्स पे लगाएं, यानी कि दुनिया में ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि हैंडमेड ही होती हैं, उसके अलावा वो कभी मशीन से बन ही नहीं सकती, ठीक है। तो अगर हम उनको स्किलफुल करें, वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स के अंदर ही हम पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट करना शुरू कर दें, तो हमारा एनवायरनमेंट, हमारा कल्चर, हमारी नंबर ऑफ यूथ जितनी ज़्यादा है, ये इसको बिल्कुल सपोर्ट करती है। ये इस इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है कि हम हैंडमेड प्रोडक्ट्स में अपने आप को डोमिनेट कर लें पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही। ज़ीशान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। टाइम कम है, वरना और भी बहुत बातें आपसे करनी थी और बहुत से सवाल भी पूछने थे, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा आपको दावत देंगे और इस पर मज़ीद तफसील से भी बात करेंगे। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यकीन के साथ बात है, क्या बात। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी आपने सुनो टीवी की धुन बजाई। तो नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं एहसन और उनके बेटे वकास अली से। एहसन साहब कहते हैं कि
एहसन पप्पू हूँ मैं एहसन पप्पू, जिस नाम से मशहूर है, जिस नाम से पप्पू मशहूर के है, नाम से वो पप्पू बिल्कुल के नाम से जाने मशहूर जाते हैं हैं। जनाब। तो बांसुरी बजाने का वसी तजुर्बा भी रखते हैं, बनाते भी हैं, सिखाते भी हैं। कौन कौन से बैंड से मुंसलिक है ये सब इनसे ही जानते हैं। इनसे ही जानते हैं। बेसिकली तो मैं 2000 से मैं मिकाल हसन बैंड का प्रोमिनेंट मेंबर हूँ। अच्छा, तो जितनी अरेंजमेंट वे काम होता है वो तकरीबन मैं ही करता हूँ। तो मोहम्मद एहसन साहब ये बताइए कि ये बांसुरी बजाने का शौक कैसे पैदा हुआ? शौक नहीं था, ये एक ट्रेजेडी हुई थी कि मैं प्राइमरी में पढ़ता था मदरसातुल बनात चबुर्जी। अच्छा। तो मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद घर में जो कुछ भी था, वालदा जो थी उन्होंने बेच बाच के गाड़ी शाड़ी बाइक्स गोल्ड था उनके पास काफ़ी, वो बेच के पढ़ाने की कोशिश करती रही। मेरे से बड़े भाई जो उस्मान पीरज़ादा के क्लास फेलो थे, अच्छा, और उनसे छोटे सेंटर मॉडल में थे, गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए, इरिगेशन डिपार्टमेंट में ऑफिसर बन गए थे वो उनकी स्टडी तो कंप्लीट हो गई। मुझे लगा कि जैसे घर में कुछ अब वो डाउनफॉल शुरू हुआ है। मैंने फिर वो प्राइमरी से ही सेंटर मॉडल गया, मैं टेस्ट देने के आगे पढ़ना है, तो मैं ब्लैंक छोड़ के आ गया था, मैंने पढ़ना ही नहीं। अच्छा, पेपर फिल ही नहीं किया? हाँ जी। तो फिर वो हालात भी कुछ टाइट होने शुरू हो गए थे, लिहाजा मैंने कोशिश की कि तबला सीख लूँ। तो मेरे पास इतने 7 पैसे बस का किराया होता था, वो शाहनूर से जिला कचहरी तक जाती थी 3 नंबर बस। अच्छा। वो 7 पैसे नहीं होते थे, मैं पैदल टकसाली जाया करता था शाहनूर से तबला सीखने के लिए। 1.5-2 साल में जाता रहूँ। उसके बाद मेरे वो अल्लाह बख्शे मेरे साथ जो थे लाला गुलाम हुसैन जलंधरी, उनकी डेथ हो गई। तो फिर मुझे लगा कि मुझे इस तरह का कोई सिखाएगा नहीं, जो उनकी सिखाने की तरीका और जो रविश थी, जो उनकी शायरी थी, जो तबले में मुस्तनदपन था, वो उस तरह से नहीं आएगा। मैंने फिर वो छोड़ दिया। तो मेरे चचा थे फिदाऊ साहब, उन्होंने कहा बांसुरी बजाओ। अच्छा। वो बेसिकली टेम्पो तो मेरी हो गई थी बेहतर, अब सुरों की जड़ाई का काम था। बिल्कुल। तो बस उसमें फिर मैं 21 घंटे डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दी मैंने। 21 घंटे डेली प्रैक्टिस करते थे, मतलब 24 घंटे में से 21 घंटे आप बांसुरी बजाते थे? सुबह 4 बजे उठता था, बीच में कोई ब्रेकफास्ट का या लंच का या अजान का कोई वक्फा होता था। ठीक है। रात 1 बजे तक मैं बजाता था। और कितने साल हो गए आपको? ये 1971 की बात। 1971 में स्टार्ट किया। हाँ जी। तो बांसुरी ये बनाना किस तरह से सीखी? वो मेरे चचा ही जो थे ना, मैं कुछ बजाना शुरू हो गया। 9 दिन के बाद तो रिकॉर्डिंग पे था मैं। माला और मसूद राना साहब थे जी। सिंगर, और कंपोजर थे नज़ीर अली साहब। तो उन्होंने देखा कि ये थोड़ा आगे निकलना शुरू हो गया, तो बांसुरियाँ उनके पास ही थी, मुझे तो आइडिया ही नहीं था इसका। अच्छा। मैंने कभी कहना कि कभी बज़मी साहब ने काम पे बुला लेना, या कमाल साहब ने, या अशरफ साहब ने, तो उन्होंने बांसुरी ना देनी कि ये आगे ना निकले। अच्छा, तो ये आपके बेटे हैं और इनको भी आपने ही सिखाया? आपके साथ ही बजाते हैं आप? बिल्कुल, ये माशाल्लाह अच्छा बजाना शुरू हो गया, लेकिन अपने क्लाइंट हैं इसके अपने तरीके में। तो लेकिन आप ही उस्ताद हैं उनके? हाँ जी। वालिद साहब उस्ताद हैं। तो क्या आप पढ़ते भी हैं? नहीं, ग्रेजुएशन मेरी 2014 में हो गई थी, उसके बाद मैंने प्रोफेशनली फ्लूट ज्वाइन की। अच्छा, तो आपकी डिग्री किस चीज़ में है? मेरी कॉमर्स में। अच्छा, कॉमर्स में, ज़बरदस्त। और फिर ये साथ मैनेज किस तरह से करते हैं? बांसुरी कितने टाइम के लिए बजाते हैं दिन में? आप भी अपने वालिद साहब की तरह क्या 21 घंटे प्रैक्टिस करते हैं? 21 घंटे तो नहीं, मैक्सिमम मैंने जो की है वो नोटिस किया था कि 12 आवर्स तक। 12 इसके बाद तो खत्म हो जाता है। 12 घंटे भी आजकल के दौर में अगर आप अपने पैशन को दे रहे हैं, दैट इज अ लॉट ऑफ टाइम। मुझे ये बताएं, अगर मैंने बांसुरी मैं सोच रही हूँ, मुझे पप्पू साहब ने गिफ्ट कर दिया। अच्छा लगा आपको? वैसे बांसुरी सीखना चाहती हैं? मैं सीखना चाहती हूँ, मुझे बताएं टेक्निक क्या है? क्या मैं एक दिन में सीख सकती हूँ बांसुरी? आपको तो तकरीबन मिनिमम 1 साल और 1 दिन लगेगा। 1 साल और 1 तो वो 1 दिन आज है, 1 साल फिर बाद में साल बाद में। अच्छा, कोई थोड़ी सी मुझे टेक्निक बता दें। मेरे पास बांसुरी है, इसको क्या टेक्निक है? टेक्निक ये है कि आपने कभी स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में कभी पेन की कैप जी, उसमें खून डाल के विसल बजाइए। नहीं ये होल आपने लिप्स के सेंटर में रखना है। अच्छा, ठीक है।
अरे वाह वाह, ये तो बहुत टेक्निकल चीज, मैं तो हिम्मत भी नहीं आप लोगों के सामने, मैं ये जसारत भी नहीं करना चाहती, आप लोग इतना अच्छा जो है ना। लेकिन बंदा कोशिश करे तो बजा पाता ना, अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो कैसे सीखेंगे। सेंटर में वो यस, ये होल्ड जो है लिप के सेंटर में, इसमें आप, और आपने कोई फिंगर की भी मूवमेंट बताई थी कि उंगलियां यहाँ से ऐसे लानी है। हाँ जी, ये राइट हैंड 3 फिंगर्स ये आती हैं, लेफ्ट हैंड की यहाँ से 3 आती हैं। बहुत टेक्निकल चीज है, Let's try मेरे बस का, मेरे बस हिना will try, yes, हिना will try, हिना ट्राई करें जरा एक बात नहीं है। करें वो उंगलियों को छोड़े, उंगलियों का आपने पहले मुझे बताना है। वैसे आप कोशिश करें थोड़ा सा नीचे, होल को आपको सेंटर करना होगा। हाँ, ये लगा के थोड़ा सा प्रेशर, गुड I cannot do it. इस तरह करें, आज आप ये ले जाएं, आज प्रैक्टिस करें, हो सकता है इसमें फूंक सही से जाना शुरू हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि बांसुरी बाकी के जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे किस तरह मुख्तलिफ है, और इसकी हिस्ट्री क्या है, हमारे कल्चर से कितना रिलेटेड है, और इसके क्या नोट्स जो हैं वो भी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बाकी के इंस्ट्रूमेंट जैसे हैं या डिफरेंट है? सिंपल सी बात है, जितनी बांसुरियां हैं ना वो मेजर स्केल बेस्ड होती हैं। वो क्या होता है मेजर स्केल? मेजर स्केल होता है बिलावल ठाठ। अब वो क्या होता है बिलावल ठाठ? मतलब जो जिसको हम कहते हैं ना सारे गामा पाधा नहीं था, रे चढ़ा हुआ, गा भी चढ़ा हुआ, माँ कोमल, पंचम, ध्या चढ़ा हुआ, नी चढ़ा हुआ, ये एक मेजर स्केल होता है। अब पूछे वो क्या होता है? वो भी बहुत मुश्किल है, आप इसकी टेक्निकल उसमें मत जाए, हमें बताएं हमारे कल्चर का कितना अहम हिस्सा है। देखिए जी, पंजाब का कल्चर जो है, बांसुरी पे बहुत बहुत अच्छे गाने भी बने हुए हैं और बड़े बड़े एक्टर्स ने उस पर एक्टिंग भी की हुई है। और उसके पीछे जो है बस इसी तरह लगा लें कि 40-40 साल के तजर्बाकार लोगों ने बांसुरियाँ बजाई। रांझा भी बांसुरी बजाता था? हीर रांझा बेसिकली एक स्टोरी है, तो वो था उसमें, तो उस कॉन्सेप्ट को ख्वाजा साहब ने हीर रांझा फिल्म में एक्सपोज किया। उसमें बांसुरी बजाई थी, खादिम हुसैन साहब थे, रेडियो पाकिस्तान पे जॉब थी उनकी। जी, एक और धुन हमें सुना दें फिर बजा के। आप अपना ही वो सुना दें। मैं अपना वही सुनाए ना। एक मैं गाना मैंने बजाया था फिल्म में, रेशमा फिल्म जी, उसके कंपोजर थे वजाहत अतरे साहब अल्लाह बख्शे जी, और मैडम अपना नसीबो लाल ने गाया था। ओके। और मैडम संगीता डायरेक्टर थी जी। उसमें मज़े की बात है, एक अल्लाह बख्शे नौशाद साहब के बेटे थे वायलिन नवाज अकबर भाई, उनको भी वजाहत साहब ने कॉन्शियस हो गए थे ज़्यादा कि यार बांसुरी का गाना है, तो उनको भी कहा आप भी म्यूजिक बनाओ। अच्छा। एक रियाज साहब थे अल्लाह बख्शे वायलिनिस्ट, उनको भी कहा आप भी बनाओ। फिर मुझे भी कहने लगे तुम भी सोचो कुछ। अच्छा। फिर वो लकीली फिर मैंने जो सोचा था वो हिट हो गया। 18-19 साल पहले ये फिल्म बनी थी। बिल्कुल। और उस वक्त ये गाना भट्टी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुई थी, बहुत अहम गाना था ये। बहुत अच्छी और आपने इतना खूबसूरत जो धुन बजाई, ब्यूटीफुल। तो वकास, आप की एक्सपर्टीज क्या है? आप भी कोई धुन बजा के हमें सुना दे, कोई पॉपुलर धुन होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको डेडिकेट करता हूँ अब जो मैं प्ले करूंगा, सॉन्ग आप गैस करेंगे एंड में। अच्छा ठीक है, गैस करेंगे। ओके। जमील तो आई एम श्योर नहीं कर सकते क्योंकि पहले वाला भी इन्होंने नहीं किया, मैं नहीं गैस किया। ये देखिए, इन्होंने ये पहले गैस कर लिया कि मैं गैस नहीं कर सकता। क्या मैं शोर मचाऊं, मैंने गैस कर लिया, मेरे पास तो ऐसे करने क्या, मतलब नाइसली भी कर सकते हैं। भाई इनक्रेडिबल, थैंक यू। आपने अपने वालिद साहब से ये हुनर सीखा, और मैं आपके वालिद साहब के एक्सप्रेशंस देख रही थी कि वो इतना प्राउड फील कर रहे थे जब आप ये धुन बजा रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी थी। क्या कहेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी बाप अपने औलाद को कामयाबी की तरफ जाते हुए देखेगा तो खुशी होगा। तो कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा नालायक निकले या इस तरह का हो। अल्लाह साहब के बच्चों का लाइक आमीन। बहुत मजा आया जनाब। हमारा दिल नहीं करता कि हम आपको रोकें, लेकिन हमारे पास वक्त इतना नहीं है कि इसको सुनते ही रहे। ऐसा करते हैं, हम कंटिन्यू रखते हैं और आपसे हम इजाजत लेते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और सुनो की जो धुन आपने बजाई थी सुनो टीवी की, वो बहुत आपने अच्छी बजाई थी और उसको भी सुनकर बहुत मजा आया। थैंक यू। तो क्यों ना क्लोजिंग उसी धुन पर हो जाए। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।